नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू ब्लॉक्स ऑफ masses 5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। एन एक्सटर्नल किक गिव्स अ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन। कैलकुलेट, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले द वेलोसिटी गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो, और दूसरा द separate velocities of the two blocks in the center of mass reference frame। separate velocity मतलब 5 की और 2 की velocities क्या है वो आपको बताना है, लेकिन just after the kick मतलब किक के जस्ट बाद, तुरंत बाद जब आपने किक किया, और वो किया गया है an external kick gives a velocity of 14 मीटर पर सेकेंड टू द heavier block। इसे 14 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी दी गई। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इसको तो वेलोसिटी आपने दी, लेकिन इसे तो आपने कोई वेलोसिटी दी नहीं, तो ये इनर्शिया के कारण जहां है वहीं रहना चाहेगा। और ये स्प्रिंग यहां पर कंप्रेस हो सकती है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो सकती है, तो ये तो चल देगा, लेकिन ये जस्ट आफ्टर किक ये जहां है वहीं रहेगा। तो ये कुछ समय के बाद चलेगा, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी फिर धीरे से फोर्स जब इधर ट्रांसफर होगा तब ये चलना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर किक आप क्या मानेंगे, इसकी वेलोसिटी तो 14 लेकिन इसकी 0 मानेंगे। और बस फिर आपको क्या करना है, वही सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेना वेलोसिटी का, VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की अगर आप वेलोसिटी लिखेंगे तो आप लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, हम इसे मान रहे हैं m1 और इसे हम मान रहे हैं m2। ठीक है, तो आप यहां पर वैल्यूज डालो। तो इसकी वेलोसिटी ये जो है इसको आप v1 ले लो, और इसकी वेलोसिटी v2 जस्ट आफ्टर किक, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये आ जाएगा 5 इंटू 14 एंड प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। तो ये आ जाएगा यहां पर 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा VCM। ठीक है, फिर उसने आपसे और क्या कहा है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में आपको निकालना है। तो मतलब वो तो रिलेटिव वेलोसिटी वही हो जाता है। तो अगर आप V1 का निकालेंगे तो V1 माइनस VCM कर देंगे आप। ये AB दिया गया ना, ये पहला पार्ट था। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। और अगर आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 1 की वेलोसिटी, तो V1 CM, तो आपको पीछे हमने समझा दिया था ना रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो ये V1 माइनस VCM हो गया, तो 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा 4। और अगर हम 2 के लिए देखें तो 2 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो V2 माइनस VCM, V2 की वैल्यू क्या है 0 और VCM की वैल्यू क्या है 10, तो ये आया -10 के बराबर। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे माइनस में क्यों दिख रहा है आपको, माइनस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में हम बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको रेस्ट में मान लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का होगा। जैसे जब हम ट्रेन पर बैठ के चलते हैं तो ट्रेन चल रही होती है, ना कि बाहर के जो पेड़ पौधे, लेकिन हमें वो चलते हुए दिखते हैं ना। जब बहुत तेजी से ट्रेन जा रही है हम अचानक से देखते हैं तो हमें लगता है हम जहां हैं वहीं वो सारी चीजें पीछे की तरफ मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वास्तव में तो सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है ना, ये जो डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 डायमेंशन है तो ऐसे वेक्टर फॉर्म यूज करने की जरूरत है नहीं, तो इसको 14 को हमने प्लस में ही तो रखा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी प्लस में आई है ना।
तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी इधर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, तो कायदे में अगर हम सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में करें तो ये नजदीक आता हुआ दिखेगा ना, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस घट रही। तो डिस्टेंस घटने का मतलब क्या है कि अगर सेंटर ऑफ मास अपने आप को रेस्ट में मानेगा तो उसे लगेगा कि ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, और वो किस वेलोसिटी से, 10 से। तो जब ये इधर की तरफ आता हुआ दिखेगा, अगर इसको रेस्ट में मानेंगे तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। तो समझ गए ना कि इसकी वेलोसिटी -10 है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, अदरवाइज तो 0 ही है, ठीक है, स्टार्टिंग में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Two persons of masses 55 kilogram and 65 kilogram respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 3 meter and weight 100 kilogram. The 55 kilogram man walks up to the 65 kilogram man and sits with him. मतलब जो 55 किलोग्राम का है मैन, वो जाता है किधर, 65 वाले की तरफ, और उसके पास में बैठ जाता है। If the boat is in still water and the center of mass of the system shifts by, तो अगर यहाँ पर बोट स्टिल वाटर में है और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपसे, मतलब सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग, क्वेश्चन समझ में आया कि जो मैन है 55 और 65 वो दोनों पहले अलग अलग खड़े हुए थे, एक तरफ 55 वाला, एक तरफ 65 वाला, फिर 55 वाला जाकर 65 वाले के पास में बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसने पूछा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कितना शिफ्ट होगा बताओ। आपसे क्या बताया गया था, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर, अब आप क्वेश्चन सोचो कैसे सोचते हैं, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आपने जो पीछे पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो तभी तो शिफ्ट होगा, अदरवाइज तो नहीं शिफ्ट होगा। लेकिन जो भी हम बोलते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब उसकी एक्चुअल शिफ्टिंग होगी या नहीं। समझाया गया था कि नहीं आपको कि सेंटर ऑफ मास अगर कहीं जाएगा तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। अब उसने यही पूछा सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा, तो पहले ये सोच लो कि शिफ्ट करेगा भी कि नहीं। तो ये दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए क्या शिफ्टिंग होगी, क्या यहाँ पर जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ जाएगा तो क्या कोई बाहर से उस सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। भाई पर्सन जा रहा है तो पर्सन जा रहा है, तो पर्सन बोट के ऊपर खड़ा हुआ है, वो बोट को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, उसके सहारे वो आगे जाएगा। लेकिन क्या उसको मूव कराने के लिए कोई बाहर से फोर्स लगाया गया, नहीं। यानी कि जो भी फोर्सेस वहां जनरेट हुए वो इंटरनल थे, और अगर इंटरनल फोर्स ही रहेंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास तो कहीं जाएगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। लेकिन इसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा थिंक करते हैं, हालांकि वो करते नहीं, वो ऐसे मैं बोल देता हूँ लैंग्वेज, ठीक है, सोचते ही कहा हूं। तो अगर आप बाई चांस थिंक करने बैठ गए तो आपको ये लगेगा कि यार एक पॉइंट ये भी तो बताया गया था कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब वो पूरी बॉडी का जो, जैसे कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी है तो उसमें अगर हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हम एक पर्टिकुलर बॉडी की भी बात कर सकते हैं या उसमें कोई चेंज हो रहा है, या हम सिस्टम की बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही कि 55 वाला 65 की तरफ गया, तो इसका मतलब एक साइड में वेट ज्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट होगा या नहीं, तो शिफ्ट तो होगा ही, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी शिफ्टिंग नहीं होगी। हमने क्या कहा, एक्चुअल शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर कोई भी, जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि एक साइड का पार्ट हैवी है और एक साइड का पार्ट लाइट है, तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिर हैवियर पार्ट की तरफ रहेगा, ठीक है, मतलब वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम में इंटरनली वो चेंज हो जाएगा। अगर ये भारी हो जाएगा तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने पूछा है इफ द बोट, यहाँ पर जो है सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, तो ये जो भी पूछा जा रहा है वो एक्चुअल पूछा जा रहा है। तो ये दोनों बातें होंगी। अगर आप एक्चुअल देखोगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो शिफ्टिंग नहीं दिखेगी, लेकिन अगर बॉडी के अंदर देखोगे तो शिफ्टिंग आपको दिखेगी। तो वही चीज हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि यही चीज कुछ लोगों को बाद में प्रॉब्लम करती है। तो आप देखो जरा यहाँ पर, पहले तो इसका जो आंसर है वो लिख लो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर एज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0,
लिखेंगे एज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, सो VCM इज इक्वल टू, VCM यहां पर 0 रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहेगी 0, ठीक है। VCM इज इक्वल टू 0, दैट इज सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, दैट इज सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे उसी में लिख लो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब उसकी एक्चुअल शिफ्टिंग वहां पर नहीं होगी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन फिर बाद में और क्या हो रहा है, यहां पर क्या वहां पर पॉइंट आ रहा है, तो उसको हम इधर समझा दे रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखो कि अगर हम ऐसे दिखाएं कि ये बोट है, ये हम उसकी पहली कंडीशन दिखा रहे हैं, ठीक है, बोट की। तो यहां पर एक मैन इस साइड में है, कौन सा मूव करता है, 55 वाला, द 55 किलोग्राम मैन वॉक्स अप टू द 65। तो ये यहां पर एक है पर्सन, और इसको हमने मान लिया कि इसका मास है 65, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन है वो यहां पर है, और इसका मास है 55 किलोग्राम, ठीक। ये 65 किलोग्राम है और ये 55 किलोग्राम हो गया। तो ये जब दोनों का सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं बीच में लाई करेगा, लेकिन बिल्कुल सेंटर पर नहीं, क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना, तो इसकी तरफ थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा, ठीक है, 65 की तरफ। तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पर यहां पर है, ठीक। अब क्या होगा, ये 55 किलोग्राम वाला इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो जब ये 55 किलोग्राम वाला पर्सन इधर की तरफ आएगा, तो ये बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो अगर एक बॉडी इधर चलेगी तो दूसरी उसके अपोजिट चलेगी। तो यहां पर जो चल रहा है, जैसे वैसे तो ये पूरा एक ही बॉडी है, लेकिन ये मूव करने लगा, लेकिन ये तो अभी भी जहां है वहीं रहेगा ना। तो ये और बोट, ये एक बॉडी हो गए, और ये जो चल रहा है ये दूसरी बॉडी हो गई। तो यहां पर जब ये चलना स्टार्ट करेगा इधर की तरफ, तो बोट को पीछे करेगा, ये तो कहीं है नहीं। तो अगर बोट चलेगी तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो बोट तो पीछे जाएगी ना, क्योंकि आप जब किसी चीज पर चलते हैं तो उस चीज को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो यहां पर ये बोट इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें बोट की, तो मान लिया बोट थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया ऐसे, ठीक है, ये बोट यहां पर थोड़ा सा ऐसे यहां पर शिफ्ट हो गई, ठीक। और पर्सन जो था वो यहां पर, ये 65 वाला, और ये यहां पर इसी के पड़ोस में ये आ गया 55, दोनों एक साथ आ गए। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा कि जो भी यहां पर सेंटर ऑफ मास है वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड था, ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने लिखा है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो ग्राउंड, ये ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अभी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इसी लोकेशन पर रहेगा जहां पर वो पहले था। यहां पर था, वही सिस्टम नीचे दिखाया गया, अभी भी वो उसी लोकेशन पर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जैसे इस पॉइंट के सीध में था सेंटर ऑफ मास, अभी भी उसी पॉइंट के सीध में ही तो है। तो देखो ये काम, एक काम हो गया कि आपको लिखाया गया सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, तो आपने देखा सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट हो रहा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो पहले ये सिस्टम था, अब वो सिस्टम बन गया ये। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हैवियर के नजदीक ही तो है कि नहीं? अगर इंटरनली देखो तो नजदीक ही तो है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी शिफ्टिंग नहीं आपको दिख रही। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखो तो पहले जहां था वहीं अभी भी है, और अगर आप इंटरनली देखो तो वो शिफ्ट हो गया किधर, हैवियर पार्ट की तरफ। तो दोनों बातें फुलफिल हो गई कि नहीं? तो यहां पर हुआ क्या कि सिस्टम पीछे की तरफ मूव कर गया था ये, ठीक है, ये बोट पीछे की तरफ मूव कर गई, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, लेकिन बोट चलकर उसने सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट कर लिया। तो दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं, जो पहले वाली थी वो भी, और जो अभी देखा हमने वो भी। बना लिया आपने? आगे के जो क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11, 12, ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो
एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं और वो हमें समझना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो चीजें देखी हैं, तो इसमें जस्ट उसने पूछा था सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास के लिए पूछा तो हमने बता दिया, लेकिन वैसे क्या होता है कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ये पर्सन आगे की तरफ इतना मूव करके आया, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना मूव किया, तो हमने लास्ट टर्न पे समझाया था ना कि इसके ऊपर वो कितना चल रहा है वो है रिलेटिव, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चलेगा वो है एक्चुअल। तो अगर इसके ऊपर वो 5 मीटर चलेगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 5 मीटर नहीं मूव करेगा, कम ही मूव करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम जो है पूरा वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई एक्ट कर रहा होता तो उसको सिस्टम को रोक के भी रख सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर चले, ठीक है, तो हम इसको पुश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बेंच कहीं जा रही है? ये जहां है वहीं रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम इसे पुश तो कर रहे हैं लेकिन इसका मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे ये जहां रखा हो वहां पर फ्रिक्शन है जिसने इसको रोक रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन देखेंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होता है। तो आपको हमने क्या चीज समझाई थी, आपको पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया गया था वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। और ऐसा होने के लिए अगर एक बॉडी इधर चलेगी तो दूसरी बॉडी को अपोजिट चलना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सोचो कि एक मान लिया एक यहाँ पर पूरा ये जो ग्राउंड ऐसे बना दिया था, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ ना होता और पूरे में आइस होती, ठीक है, मतलब पूरे में बर्फ होती, यहाँ पर एकदम स्लाइड कर सकते हैं वैसी वाली बर्फ, ठीक है, जहां पर कोई बिल्कुल फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा होता, एकदम स्मूथ होता। फिर उसके ऊपर मान लिया 2 पर्सन खड़े होते, एक उस साइड में और एक इस साइड में खड़ा होता, और दोनों को एक रोप पकड़ा दी जाती है, एक रस्सी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो एक रोप यहाँ पर पकड़ा दी जाती है। अब मान लिया दोनों ने रोप पकड़ रखा है और एक इधर खड़ा है एक उस साइड में खड़ा, फ्रिक्शन है नहीं, पूरा स्मूथ है सरफेस। तो अब अगर एक खींचेगा दूसरे को तो फिर एक्शन रिएक्शन होगा ना, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जाएगी। तो टेंशन अगर रहेगी तो एक पर्सन अगर यहाँ पर है और दूसरा पर्सन यहाँ पर है और दोनों ने एक यहाँ पर रोप को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ जब टेंशन जनरेट होगी तो इन दोनों पर फोर्स लगेगा ना, तो ऐसा नहीं कि इसने खींचा तो खाली यही चलेगा, इसने अगर खींचा है तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। अगर इसने उसको खींचा है तो उल्टा जो इसके ऊपर रिएक्शनरी फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये भी मूव करेगा और दोनों चलेंगे। यहां पर अगर इनका सेंटर ऑफ मास है इस लोकेशन पर, तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलने वाला, क्योंकि क्या कोई बाहर से किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, नहीं लगाया। तो जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है तो जो फोर्स यहां जनरेट हो रहा है वो कैसा है, इंटरनल, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को चेंज करेगा नहीं, वो जहां है वहीं रहेगा। इसका मतलब ये इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा और दोनों कहां पर मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, ये क्वेश्चन मैंने दे भी रखा है, सेल्फ रिलेशन में मिलेगा आपको। यहां पर अगर आप देखो तो दोनों ये जो पर्सन है, ये दोनों पर्सन, ये इधर से मूव करेगा, ये इधर से मूव करेगा, कहां पर मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये चलने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप इसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से क्या है वो निकाल लो, बस उतनी ये चलेगा। जैसे अगर यहां से यहां तक की सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये इससे लड़ने से पहले कितना चलेगा, 5 मीटर। अगर इधर से यहां तक की डिस्टेंस 7 मीटर है, तो ये लड़ने से पहले कितना चलेगा, 7 मीटर 7 मीटर। तो दोनों कहां पर मिलेंगे, आके सेंटर ऑफ मास पर, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के कि कौन कितना चल रहा है, क्या हो रहा है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसी के ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो बस 2-2 लाइन का है। क्वेश्चन आपको समझना है, पीछे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया, 2-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं, सब आराम से, बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर A dog weighing 5 kilogram is standing on a flat board so that it is 10 meter from the shore, मतलब किनारे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। A dog weighing 5 kilogram is standing on a flat board so that it is, मतलब डॉग 10 मीटर की डिस्टेंस पर है किनारे से। Dog walks 4 मीटर on the board, कितना वो बोट के ऊपर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। तो ये क्या है, उसका एक्चुअल या रिलेटिव, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम लोगों ने कहा था डेल्टा एल। तो बोट के ऊपर चला और बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो पूछा क्या गया है, एंड देन हार्ड मास ऑफ बोट इज 20 किलोग्राम, बोट का मास कितना, 20, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड वाटर, हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ दिस टाइम।
तो किनारे से वो कितनी दूरी पर होगा? तो पहले वो 10 मीटर पर था, फिर वो बोट के ऊपर कितना चला? 4 मीटर। तो अगर वो बोट के ऊपर 4 मीटर चल गया तो फिर यहां पर क्या कंडीशन होगी कि 4 मीटर चलने पर अब क्या होगा? तो वैसे देखा जाए तो यही लगता है भाई पहले 10 पर था, 4 आ गया तो कितना होना? 6 होना चाहिए था, 6 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बोट के ऊपर तो 4 मीटर चला लेकिन बोट थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर से कम होगा, और इसीलिए जो आंसर आएगा वो 6 से ज्यादा, 6 से कम आएगा, 6 से ज्यादा आएगा। जैसे अगर वो इधर की तरफ चला तो 10 माइनस 4 6 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसका 4 से कम आएगा, तो जो डिस्प्ले मतलब उसकी पोजीशन है वो 6 से ज्यादा आएगी। तो 6 से ज्यादा वाला ही आंसर इसमें आएगा, यानी कि कौन सा आएगा? थर्ड ही आएगा। जस्ट 6 से ज्यादा होगा, इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि 8.3 आ जाए, लेकिन ये चीज हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, कैलकुलेट करके ही देखेंगे कि क्या वहां पर आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहां पर दिखा देते हैं कि मान लिया ये यहां पर किनारा हो गया और ये वाटर हो गया। ठीक है, ये हो गई बोट। अब बनाना है भैया डॉग। डॉग कैसे बनाया जाए भाई? लग रहा है थोड़ा खरीदोगे? अब लग रहा है एकदम रियल। तो आप आपको यहाँ पर देखना है 5 किलोग्राम, यहाँ पर जो डॉग है वेइंग 5 किलोग्राम, मतलब इसका जो मास है, जैसे आप इधर वाले, हम लोगों ने जैसे वहां क्वेश्चन किया था तो इधर वाले को M1 माना था, इधर वाले को M2, तो ये ऐसे चलेंगे, जैसे ये डॉग आगे की तरफ मूव करेगा तो बोट पीछे की तरफ मूव करेगी। तो ये जो बोट है इसको हम मान रहे हैं यहाँ पर M1, तो इसका मास दिया गया है 20, और जो डॉग है इसको हमने M2 कह दिया, इसका मास है 5। ठीक है, यहां पर जो इसकी लोकेशन है पहले यहां किनारे से, ठीक है, ये शोर हो गया किनारा, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मीटर। ठीक, अब ये जो डॉग है ये इसके ऊपर कितना चलता है? 4 मीटर चलता है, यानी कि हमने यहां तक दिखा दिया, मान लेते हैं यहां से ये यहां तक चला और ये कितना है? 4 मीटर। तो ये 4 मीटर एक्चुअल में क्या है? डेल्टा एल, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू, ये हमने पहले आपको समझा दिया था, जो बोट के ऊपर चलेगा वो रिलेटिव होगा, मतलब बोट के रेस्पेक्ट में 4 मीटर चला, तो ये डेल्टा एल की वैल्यू हो गई 4 मीटर। लेकिन जब ये बोट पर चलेगा तो बोट पीछे धीरे धीरे शिफ्ट होगी, तो ये एक्चुअल में यहां तक आएगा, लेकिन बोट पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां नहीं होगा बल्कि कहीं पीछे ही होगा। तो हमें यहां पर यही बताना है कि इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो हम पहले निकाल लें। यानी कि ये जो इसको अगर हमने M2 माना है तो इसके एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मानेंगे? डेल्टा x2। मतलब ये जरूर ध्यान रखना, पता लगा यहाँ मास माना M2 और यहाँ लिख दो x1 तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, फिर आप फार्मूला गलत कर देंगे, तो अगर M2 है तो x2, अगर इसको M1 मानोगे तो इसको x1 मानोगे, तो हमें ये डेल्टा x2 निकालना है। डेल्टा x2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है? अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, M1 डेल्टा L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। वैल्यूज डालते हैं, M1 की वैल्यू है 20, डेल्टा L की वैल्यू है 4, और M1 प्लस M2 दोनों को ऐड कर दो, कितना? 25। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा ना, 16 डिवाइडेड बाई 5। 3.2। मतलब देखो आप, अब देखो वही चीज आ गई ना कि ये चला तो 4 मीटर था, लेकिन अगर एक्चुअल यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो तो कितना आ रहा है? 3.2, यानी कि बोट थोड़ा सा पीछे बढ़ गई है, कितना? 0.8, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? 3.2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डॉग फ्रॉम शोर कितना हो जाएगा? 10 माइनस इतना आ गया इधर 3.2, तो इधर से क्या बचेगा? 10 माइनस 3.2 दैट इज 6.8। यही वाला आंसर है।